हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी विद आदित्य। तो अभी तक हम लोगों ने दो क्लासेस कर ली हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ बहुत ही मेजर पोर्शंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्या क्या हम लोगों ने कवर किया है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। क्लास वन जो हम लोगों ने कवर की थी उसमें हम लोगों ने कवर किया था इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। उसके अलावा हम लोगों ने कवर किया था सोर्सेज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये दो चीजों को हम लोगों ने कवर किया था। क्लास टू जब हम लोगों ने देखा था तो क्लास टू में हम लोगों ने कवर किया सीज्मिक वेव्स के बारे में। सारी सीज्मिक वेव्स हम लोगों ने पढ़ी, पी वेव, एस वेव, बॉडी वेव, सरफेस वेव, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, हाउ सीज्मिक वेव्स एंड व्हाट दे टेल्स अस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। अब आज हम लोगों को करना है क्लास थ्री। क्लास थ्री में हम लोग क्या क्या देखेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी। क्लास थ्री में आज हम लोग क्या क्या देखेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग आगे देखेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, डायस्ट्रोफिज्म को पढ़ेंगे, फोल्ड एंड फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे। तो हम लोग ओवरऑल एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायस्ट्रोफिज्म के बारे में। डायस्ट्रोफिज्म के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे फोल्ड एंड फॉल्ट को। देन उसके बाद हम लोग थ्योरीज को आज स्टार्ट कर देंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। देयर आर फोर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज दैट यू हैव टू स्टडी इन जियोमॉर्फोलॉजी। सो द फर्स्ट वन वी विल बी कवरिंग टुडे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आज हम लोग कवर करेंगे। फिर कल और बाद की क्लासेस में हम लोग जो है बाकी की थ्योरीज को कवर करेंगे। तो फर्स्ट अभी हम लोग डायस्ट्रोफिज्म कवर करेंगे अंडर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, देन उसके बाद हम लोग सडन फोर्सेस को भी कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास थ्री ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, द कंटेंट दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू राइट नाउ, बिलीव मी, दिस इज द कंटेंट दैट यू नीड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आप किसी भी कोचिंग में जाकर के पढ़ सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। दिस इज द कंटेंट दैट दे आर टीचिंग राइट नाउ। दैट्स द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, रेस्ट एश्योर्ड आपको ज्योग्राफी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो प्लीज इसको फॉलो करिए और शेयर करिए, बिकॉज बहुत सारी मेहनत जाती है इन वीडियोस को बनाने में और बहुत सारा मोटिवेशन भी चाहिए होता है इन वीडियोस को यूट्यूब तक लाने के लिए। ठीक है? तो जैसे जैसे आप लोग शेयर करेंगे वो मोटिवेशन भी बना रहता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है? सो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते ही क्या है। ठीक है? तो पहले देखते हैं जियोमॉर्फ का मतलब क्या हो गया। जियो मीन्स हो गया अर्थ, मॉर्फ का मतलब क्या हो गया? शेप, साइज, राइट? प्रोसेसेस मींस प्रोसेसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होंगी? ये वो प्रोसेसेस होंगी जो अर्थ के शेप साइज को चेंज कर रहे हैं ओवरऑल। फॉर एग्जाम्पल, ये जो माउंटेन हम देख रहे हैं ये कैसे बने? ये जो हम लोग डेजर्ट देख रहे हैं कैसे बना, प्लेट्यू देख रहे हैं वो कैसे बना, रिवर्स क्यों फ्लो कर रही हैं, ये सारी चीजें क्या है? दीज आर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। मींस ऐसी प्रोसेसेस जो अर्थ के शेप एंड साइज को चेंज कर रही हैं, नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। करेक्ट? आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक के बारे में, कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस क्या होती हैं और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या होती हैं। सो द एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर endo and genic. It is means endogenic is made up of two words, endo and genic. Endo means internal, and genic means genesis, means generation, means birth. तो एंडोजेनिक क्या होगा? एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होगा? ये वो फोर्सेस होंगी विच आर generated internally, means below the surface of the earth. अर्थ के क्रस्ट के नीचे, सरफेस के नीचे जो प्रोसेसेस काम कर रही हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक प्रोसेसेस। जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सो मींस क्या हो जाएगा? एक्सो मींस एक्सटर्नल, जेनिक जेनेसिस, जनरेशन, बर्थ। तो ये वो प्रोसेसेस होंगी जो अर्थ के सरफेस के ऊपर काम कर रही हैं, एक्सटर्नली काम कर रही हैं। सो दीज आर एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। देन अगर इन्हीं दोनों प्रोसेसेस को हम लोग मिला लेंगे तब हमें क्या मिलता है?
तब हमें मिलता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. सो वी कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एज, वी कैन राइट डाउन द एंडोजेनिक and exogenic forces causing physical and chemical changes on the earth's surface are known as geomorphic processes. Geomorphic processes. ठीक है, तो क्या होगा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस? एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस दोनों काम कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? दे आर कॉजिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस. तो अर्थ के सरफेस को चेंज कर रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. जियो को मॉर्फ कर रहे हैं, जियो मींस अर्थ, मॉर्फ मींस चेंजिंग द शेप ऑफ अर्थ. ठीक है, सो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, करेक्ट. अब आगे आते हैं, इसी से ही बना जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी इन द चेंज इन शेप ऑफ अर्थ, साइज ऑफ अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी. तो जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फ मीन्स शेप, लॉजी मीन्स उसका साइंटिफिक स्टडी करना, करेक्ट. सो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक हम लोग देख रहे थे. एंडोजेनिक एक्सोजेनिक को हम लोगों ने समझ लिया. कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं एंडोजेनिक एक्सोजेनिक में, विच आर वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन. वो क्या है? सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एंडोजेनिक को. ठीक है, एंडोजेनिक को हम लोग कवर करेंगे, और अभी मैं एक बार आपको फ्लो भी बता देता हूं. एंडोजेनिक को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके उसमें हम लोग डायस्ट्रोफिज्म को सबसे पहले पढ़ेंगे. हम लोग पहले एपिरोजेनिक ओरोजेनिक फोर्सेस को खत्म करेंगे. देन उसके बाद इसी से रिलेटेड हमारी 4 थ्योरीज हैं, उन 4 थ्योरीज को हम लोग कवर करेंगे. जब वो चारों थ्योरीज खत्म हो जाएंगी, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. इन चारों थ्योरीज को जब हम लोग कवर कर लेंगे, उसको कवर करने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स सडन फोर्सेस, एंड द सडन फोर्सेस आर अर्थक्वेक एंड वोल्केनो. तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे. तो हमारा एंडोजेनिक वाला पूरा पोर्शन फिर कवर हो जाएगा. जब हमारा एंडोजेनिक का पोर्शन कवर हो जाएगा, तब हम लोग फिर आगे मूव करेंगे एक्सोजेनिक की तरफ, और इस एक्सोजेनिक में हम लोग वेदरिंग और इरोजन को पढ़ेंगे. ठीक है, इरोजन हमारा इन 5 एजेंट्स की वजह से हो सकता है. इन्हीं 5 एजेंट के इरोजन डिपोजिशन की वजह से हमें लैंडफॉर्म्स भी मिलती हैं. देन एट लास्ट हम लोग लैंडफॉर्म्स भी पढ़ेंगे. इसी के साथ हमारा जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगा. तो जियोमॉर्फोलॉजी आपको अगर समझना है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को समझना बहुत जरूरी है. अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ इंटीरियर ऑफ अर्थ इन सब की बात की, बट असली जियोमॉर्फोलॉजी यहां से शुरू होती है. बिकॉज जियोमॉर्फोलॉजी इज बेस्ड ऑन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जिनकी वजह से अर्थ का शेप एंड साइज चेंज हो रहा है. उन्हीं प्रोसेसेस की वजह, उन्हीं प्रोसेसेस का साइंटिफिक स्टडी हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी. तो ये चीज एकदम क्लियर रखना. ठीक है, तो हमारा फ्लो क्या होने वाला है? सबसे पहले एंडोजेनिक, उसमें डायस्ट्रोफिज्म को कवर करेंगे पूरा, थ्योरीज को देखेंगे 4. देन सडन को कवर करेंगे, सडन फोर्सेस को कवर करेंगे अंडर एंडोजेनिक, अर्थक्वेक वोल्केनो को उसमें कवर कर लेंगे. देन वी विल मूव टू एक्सोजेनिक, और एक्सोजेनिक में जैसे मैंने आपको बताया कि वेदरिंग लिखा है, इरोजन लिखा है, इनको भी हम लोग कवर कर लेंगे. ठीक है, लैंडफॉर्म भी हम लोग फिर इसी के साथ पढ़ेंगे. हमारा जियोमॉर्फोलॉजी डन एंड डस्टेड हो जाएगा. फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा पीवाईक्यूज, मेंस के क्वेश्चन कैसे आपको लिखने हैं, मेंस की एनालिसिस भी हम लोग देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंडोजेनिक. पहले समझते हैं इसको. एंडोजेनिक का मतलब तो हम लोगों ने समझ लिया, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी इसमें हमें समझनी है. ठीक है, ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस. दीज आर इंटरनल फोर्सेस. ठीक, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू लैंडफॉर्म. तो ये क्या करता है? नई लैंडफॉर्म्स को बनाता है एंडोजेनिक. ठीक, कैसे बनाता है ये अभी हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा. जस्ट राइट इट डाउन, अभी के लिए इसको लिख लो. ठीक है,
और जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर करवा दूंगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए जस्ट राइट इट डाउन कि ये नई लैंडफॉर्म को बना रहा है, कौन कौन सी नई लैंडफॉर्म बनेंगी अभी आप खुद देखोगे, प्लेट टेक्टोनिक्स तक आप खुद बता पाओगे कि हाँ एंडोजेनिक की वजह से कौन कौन सी नई लैंडफॉर्म्स बन रही हैं। बट राइट नाउ जस्ट राइट इट डाउन। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट, इंटरनल फोर्सेस होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू लैंडफॉर्म। अगर ये नई लैंडफॉर्म्स को बना रहे हैं तो कहना इसे दीज आर फोर्सेज ऑफ, दीज आर फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, दीज आर फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस है, दीज आर रिजल्ट ऑफ, these are result of what, convective currents of magma। ठीक है, these are result of convective currents of magma, these are result of convective current of magma। अब क्यों और कैसे कन्वेक्टिव करंट ऑफ मैग्मा की वजह से ये लैंडफॉर्म्स जनरेट हो रही हैं, ये फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं, देन यू हैव टू वेट अगेन। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हमें पढ़नी है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जैसे ही आप पढ़ेंगे आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। बट राइट नाउ जस्ट राइट इट डाउन, अभी सिर्फ लिख लो इसको कि हाँ ऐसा होता है, डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अपने आप, जैसे ही हम लोग कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ेंगे ये क्लियर हो जाएगा। अभी मैं समझाने बैठूंगा सारी चीजें तो डुप्लीकेसी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा अभी उतना, ठीक है। तो डुप्लीकेसी नहीं करनी है हम लोगों को, क्योंकि मुझे भी अपना एफर्ट बचाना है, आपको भी अपना एफर्ट बचाना है। तो अभी जस्ट राइट इट डाउन, देन वी विल गेट टू अंडरस्टैंड इट इन कन्वेक्शनल करंट थ्योरी गिवन बाय आर्थर होम्स। नेक्स्ट आते हैं इसमें अब हम लोग आगे, ठीक। एंडोजेनिक फोर्सेस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ रिलीफ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन of relief। Now you tell me what do you understand by relief। तो ये वो रिलीफ तो नहीं है दर्द में आराम मिल रहा है, नहीं वो रिलीफ नहीं है। सो ये रिलीफ कौन सा है, ये ज्योग्राफी का रिलीफ है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट एंड द मिनिमम। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कोई माउंटेन एरिया है, तो माउंटेन एरिया में अगर हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ माउंटेन एरिया। तो माउंटेन एरिया में अगर आपको रिलीफ पता करना होगा तो इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है, दिस वन। इसका मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ये वन, ये वाला। ठीक है, इनके बीच का जो हाइट का डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज रिलीफ। इनके बीच का जो हाइट का डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रिलीफ बोलते हैं। तो ये रिलीफ होता है, तो इसको लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पॉइंट एंड द मिनिमम पॉइंट इन अ लैंडफॉर्म इज रिलीफ। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें आते हैं सोर्सेज ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस, कि एंडोजेनिक फोर्सेस ये क्रिएट हो रहे हैं, ये क्यों क्रिएट हो रहे हैं, कन्वेक्टिव करंट ऑफ मैग्मा की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। बट ये जो कन्वेक्टिव करंट ऑफ मैग्मा है ये भी क्यों जनरेट हो रहे हैं, क्यों हमें कन्वेक्टिव करंट ऑफ मैग्मा देखने को मिल रहा है। इन द अपर मेंटल एस्ट्रोनोस्फीयर में हमें कन्वेक्टिव करंट ऑफ मैग्मा देखने को मिलता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था 100 टू 400 किलोमीटर के बीच में पी वेव एस वेव दोनों की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी कम हो जाती है ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, सेमी मोल्टन स्टेट पे होगा, ये सब पढ़ा था। बट ये है क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन बिहाइंड द कन्वेक्टिव करंट्स ऑफ मैग्मा और द प्रेजेंस ऑफ द एस्थेनोस्फीयर इज primordial heat, primordial heat। And this is the first reason। what is the second reason, the second reason is nuclear fission, or I can say radioactive disintegration, radioactive disintegration। ठीक है, दिस रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये क्रस्ट के नीचे काम करता है। तो अगर ये क्रस्ट के नीचे काम कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, जहां कहीं भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होंगी तो ऑब्वियसली दे विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, और यही हीट क्या सस्टेन करता है, मैग्मा को गर्म रखता है। और उसकी वजह से क्या होगा, एस्थेनोस्फीयर विल रिमेन इन सेमी मोल्टन स्टेज। देन व्हाट इज प्रीमोडियल हीट, प्रीमोडियल हीट क्या है, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि अर्थ की जब लिथोस्फीयर बन रही थी तो एट द वेरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज, व्हाट वाज हैपनिंग, अर्थ वाज अ हॉट बॉल।
यू कैन से इट वॉज अ सी ऑफ लावा, अर्थ वॉज अ हॉट हेल, ठीक है, सी ऑफ लावा था हर जगह। तो उस टाइम पर फिर क्रस्ट बनी, लिथोस्फीयर बना। तो वो जो सी ऑफ लावा था, वो जो उस टाइम पे जो हीट थी, दैट रिमेन लॉक्ड इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये वो वाली हीट है। प्रीमोडियल हीट मतलब ओल्ड हीट, जब अर्थ फॉर्म हो रहा था उस टाइम पे द हीट गॉट ट्रैप्ड इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट हीट इज नोन एज प्रीमोडियल हीट। इन ज्योग्राफी एक चीज याद रखना, ऑल थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, वेरी मच इंटरलिंक्ड। हम लोगों ने जो पहली क्लास में पढ़ा था उसका रेफरेंस मैं आज तक ले रहा हूं। सो दैट्स वाई इफ यू हैव नॉट सीन माई प्रीवियस क्लासेस, तो आप जाओ उनको जाकर के एक बार देख लो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ठीक है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली यू विल लैक एंड यू विल सफर। तो for the sake of conceptual clarity, just go and watch the lecture number 1 and 2 if you haven't. आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। इनमें से सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ पॉइंट पे मैंने आपको कह दिया है कि उसको अभी दिमाग मत लगाओ, नेक्स्ट जैसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे आपको अपने आप वो समझ में आ जाएंगे, ठीक। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एंडोजेनिक हम लोगों ने देख लिया। कुछ चीजें हम लोग एक्सोजेनिक की भी बात कर लेते हैं अभी। एक्सोजेनिक क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि इट इज एंडोजेनिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू लैंडफॉर्म, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा? एंडोजेनिक में फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक्सोजेनिक में क्या लिखेंगे हम लोग? फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। इनका काम क्या होता है? दे एक्ट एज लेवलर्स, ठीक है। वहां हम लोगों ने क्या लिखा था? दे क्रिएट रिलीफ। रिलीफ में क्या होता है? ठीक, मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो ये उसको बढ़ाते हैं कि और ऊंचा बनेगा, ठीक है। माउंटेन्स बन रहे हैं बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस, हिमालयास बन रहे हैं बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। बट एक्सोजेनिक का काम क्या होता है? उसको लेवल करना, रिलीफ को कम करना, मैक्सिमम पॉइंट को कम करना, मिनिमम पॉइंट के बराबर लेकर के आना। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लेवलर्स। एक्सोजेनिक को क्या बोलते हैं? लेवलर्स। वो क्या काम करेंगे? इरोड करेंगे, इरोजन। और जो भी हमारा मैक्सिमम पॉइंट है उसको धीमे 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 मिनिमम पॉइंट के बराबर लेकर के आना है। दैट इज व्हाई देयर एक्सोजेनिक फोर्सेस आर लेवलर्स, ठीक। अब एक और चीज देखते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक पे हम लोगों ने देखा कि ये प्रीमोडियल हीट और न्यूक्लियर फिजन की वजह से होते हैं, इसी से ड्राइव होते हैं। देन एक्सोजेनिक में क्या होगा? कौन ये फोर्सेस के पीछे का रीजन क्या है? द रीजन इज सन, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक। जब हम लोग एक्सोजेनिक पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो राइट नाउ जस्ट राइट इट डाउन और आपको ये सारे पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे एक्सोजेनिक से रिलेटेड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद एंडोजेनिक फोर्सेस, और एंडोजेनिक में भी हम लोग अब पढ़ेंगे डायस्ट्रोफिज्म के बारे में। किसके बारे में? डायस्ट्रोफिज्म के बारे में, ठीक है। ओके, डायस्ट्रोफिज्म देख लेते हैं। मैं इसको रब कर दे रहा हूं। आई होप आप लोगों ने इसको जो है लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो वीडियो वापस से जाकर के देख करके पॉज करके प्लीज राइट इट डाउन। सो कमिंग टू द डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म में क्या होता है? डायस्ट्रोफिज्म आर डायस्ट्रोफिज्म आर स्लो फोर्सेस। स्लो फोर्सेस, स्लो फोर्सेस से क्या मतलब होता है? मतलब ये फोर्सेस जो हैं बहुत धीमे धीमे काम करते हैं। धीमे धीमे काम करने से मतलब ये है कि यू कैन नॉट परसीव देम इन योर लाइफ टाइम। जैसे हिमालयास जो है बने हैं डायस्ट्रोफिज्म की वजह से ही, मतलब दीज आर स्लो मूविंग फोर्सेस। हिमालयास कैसे बने? इंडियन प्लेट आई, कॉन्टिनेंट यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, उससे टकरा गया, उसके टकराने की वजह से हिमालयास बने। बट क्या हम अपने लाइफ टाइम में हिमालयास को बनते हुए देख पाए हैं? बिल्कुल नहीं। हिमालयास को बनने में तो जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो दैट्स व्हाई डायस्ट्रोफिज्म फोर्सेस एक्ट, बट दे आर वेरी स्लो टू एक्ट। वी कैन नॉट परसीव देम इन अवर लाइफ टाइम। हम उसको देख नहीं सकते हैं अपने लाइफ टाइम में, उसका रिजल्ट हम लोग देख नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज वेरी स्लो फोर्सेस, ठीक। स्लो फोर्सेस हम लोगों ने लिख लिया। अब आते हैं इसके टाइप्स पर। एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक, दो तरीके के फोर्सेस हो सकते हैं। एपिरोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? एपिरोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? एपिरो का मतलब क्या होता है? एपिरो मींस कॉन्टिनेंट, एपिरो मींस कॉन्टिनेंट,
जेनिक का मतलब क्या होता है? जेनिक मींस बर्थ, जेनरेशन, ठीक है। तो एपेरोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होंगे जो कॉन्टिनेंट को बर्थ देते हैं। यहां से क्लियर हो गया? सिमिलरली हम लोग ओरोजेनिक में भी देख सकते हैं। ओरो का मींस मतलब क्या होता है? माउंटेन। जेनिक का मतलब हो गया बर्थ, यानी कि ये वो फोर्सेस होंगे जो माउंटेन्स को बर्थ देते हैं, जो माउंटेन्स को बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरोजेनिक फोर्सेस। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग पहले एपेरोजेनिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे ओरोजेनिक पर, जहां की हम लोगों को टेंशन और कंप्रेशन के बारे में पढ़ना है, जहां हम लोग फोल्ड एंड फॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये चीजें हम लोग को ओरोजेनिक में कवर करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ एपिरोजेनिक। एपिरोजेनिक में जो है, देयर कैन बी टू टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, अपवर्ड मोशन हो सकती है या फिर डाउनवर्ड मोशन हो सकता है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? देयर कैन बी इमरजेंस एंड देयर कैन बी सबमर्जेंस। मतलब क्या हो गया इसका? इमरजेंस का मतलब क्या हो गया? जब फोर्सेस जो हैं, फोर्सेस आर एक्टिंग डायरेक्टली अपवर्ड, तो क्या होगा? इमरजेंस होगा, कॉन्टिनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा, अपवर्ड मोशन होगा। देयर कैन बी फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड एक्ट करेंगे फोर्सेस, तब क्या होगा? सबमर्जेंस होगा, और हमारा कॉन्टिनेंट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। सो दीज आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अपवर्ड मोशन मतलब इमरजेंस हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन मतलब सबमर्जेंस हो रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, एपिरोजेनिक फोर्सेस के साथ में एक पॉइंट और लिख लेना। दीज फोर्सेस एक्ट दीज फोर्सेस एक्ट वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड डाउनवर्ड लीडिंग टू इमरजेंस और सबमर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स submergence of continent. Epirogenic forces are also called as radial forces. They are also called as radial forces. Why they are called as radial forces? इन्हें radial forces इस वजह से बोलते हैं because they act along the radius of earth. Radius of earth. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर हम लोग देखेंगे दिस इज अर्थ, तो अपेरोजेनिक कैसे काम करेंगे? इस तरीके से, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड अपवर्ड, इसी तरीके से ये काम करेंगे अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस के अलोंग। जबकि जब हम लोग ओरोजेनिक पढ़ेंगे, तो ओरोजेनिक डू नॉट वर्क अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक, तो हम लोगों ने एपिरोजेनिक पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं ओरोजेनिक के ऊपर। सो ओरोजेनिक, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, दीज आर माउंटेन बर्थ गिविंग फोर्सेस। तो इनकी वजह से क्या होगा? माउंटेन्स विल कम इनटू शेप। ठीक है, दे विल फॉर्म माउंटेन्स। ठीक है, अब दी एपिरोजेनिक में हम लोगों ने देखा दी एक्ट एज वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो वर्टिकली काम करते हैं, रेडियल फोर्सेस होते हैं। ओरोजेनिक क्या होंगे? दे एक्ट हॉरिजॉन्टली, they act horizontally. Orogenic act horizontally, and they cause fold, fault and volcanism. ठीक है, they can also cause earthquakes as well, तो आप earthquakes भी लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं टेंशन और कंप्रेशन को समझते हैं कि टेंशन और कंप्रेशन क्या होता है। मैं इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, टेंशन एंड कंप्रेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्रेशन के बारे में। तो कंप्रेशन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं संपीड़न बल। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन इज व्हेन फोर्सेस आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड फोल्ड द लैंड टू फॉर्म फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, तो कंप्रेशन का मतलब क्या होगा? अगर इसको देखोगे, ये सेंटर है, तो क्या होगा? सेंटर के टूवर्ड्स काम कर रहा है, दोनों फोर्सेस कंप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे से आकर के कंप्रेस करेंगे।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज वन थिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन टेक दिस, ठीक है, दिस इज अ बुक, तो कंप्रेशन में क्या होगा, दोनों इस तरीके से काम करेंगे एंड इवेंचुअली दिस विल लाइक दिस, फोल्ड जो है वो क्रिएट हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। टेंशन में क्या होगा, टेंशन में क्या होगा, इन द टेंशन, दिस वन, इन द टेंशन फोर्सेस आर एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, फोर्सेस आर एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। टेंशन की वजह से क्या होगा, फॉल्ट्स क्रिएट होता है, कंप्रेशन की वजह से क्या क्रिएट होता है, फोल्ड क्रिएट होता है, ठीक, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ओके, सो दिस इज डन, टेंशन एंड कंप्रेशन हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हम लोगों को समझना है दैट इज फॉल्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फॉल्ट। तो हम लोग समझते हैं फॉल्ट के बारे में, ठीक है। फॉल्ट समझने से पहले कुछ हम लोग टर्म्स समझ लेते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए फॉल्ट्स को समझने में। द फर्स्ट टर्म इज हैंगिंग वैली, हैंगिंग, सॉरी वैली नहीं, वॉल, हैंगिंग वॉल, ठीक, जिसको हिंदी में ऊपरी भित्ति भी बोलते हैं। सो हैंगिंग वॉल क्या होता है, इट इज ओवरलाइंग ब्लॉक, ओवरलाइंग ब्लॉक along the fault plane. So this is overlying block along the fault plane. मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप देखोगे दिस वन, ठीक है, यहां पर देखते हैं इस वाले फिगर में जहां नॉर्मल फॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अभी नॉर्मल फॉल्ट भूल जाओ, बस हम आपको हैंगिंग वॉल और ये फुट वॉल दोनों का कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। तो आप देखोगे ये दो रॉक्स थे, एक रॉक ए था, एक रॉक हमारा बी था। अब क्या हुआ, दोनों रॉक्स पे टेंशन लगा, अवे फ्रॉम द सेंटर टेंशन लगा, टेंशन की वजह से दे गॉट ब्रोक अलोंग अ फॉल्ट लाइन। फॉल्ट का लाइन का मतलब वो एरिया जहां से एक फॉल्ट क्रिएट हुआ और दोनों रॉक्स जो है एक दूसरे से टूट करके अलग हो गए, ठीक है। अब जो दोनों रॉक एक दूसरे से अलग हो गए उसमें जो भी ब्लॉक हैंगिंग होगा, ओवरलाइंग होगा, मतलब फॉल्ट लाइन के ऊपर होगा हमेशा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैंगिंग वॉल। और जो भी ब्लॉक हैंगिंग वॉल के नीचे होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुट वॉल, यानी कि ब्लॉक बिलो द फॉल्ट प्लेन उसको बोलते हैं फुट वॉल। ब्लॉक ओवरलाइंग और अबव द फॉल्ट प्लेन उसको बोलेंगे हैंगिंग वॉल। ये दोनों चीजों को याद रखना। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, कभी पता करना है कि फॉल्ट है, ये है फुटवॉल कौन सा होगा, हैंगिंग वॉल कौन सा होगा, बस क्या करना है आपको, फॉल्ट जहां कहीं भी है उस पर अपना हाथ रखो। या जैसे ये फॉल्ट हो रहा है, फॉल्ट पे हमने अपना हाथ रखा यहां पर, ठीक है, इस वाली लाइन पे हमने जो है अपना हाथ रख दिया। अब देखा उस हाथ को नीचे की तरफ लेकर के गए, जैसे ही नीचे की तरफ लेकर के जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फुटबॉल मिल जाएगा, कहीं पर भी हो गए। सपोज यहां पर देखते हैं, यहां पर फॉल्ट कहां है, यहां पर हमने ऐसे अपना हाथ रखा, इसको नीचे की तरफ लेकर के गए, जो भी मिला वो फुटबॉल था, और जो ऊपर की तरफ मिला वो क्या था, हैंगिंग वॉल था। दिस इज हैंगिंग एंड दिस इज फुट। कई बार कॉमन मिसकंसेप्शन क्या होता है कि जो हैंग कर रहा है, जो ऊपर की तरफ दिख रहा होगा वो हैंगिंग होगा, और जो नीचे की तरफ दिख रहा होगा वो फुटबॉल होगा। लेकिन ये जो ऊपर और नीचे देख रहे हो वो देखा जाता है फॉल्ट प्लेन से। तो जो फॉल्ट प्लेन के ऊपर होगा, यहां पर क्या है, दिस इज द फॉल्ट प्लेन, और ऊपर क्या है इसके, हैंगिंग वॉल, पूरा फॉल्ट प्लेन देखोगे जब, ठीक है, दिस वन। यहां पर क्या है, फॉल्ट प्लेन ये है, ऊपर क्या है, दिस वन। सो दैट्स व्हाई दिस इज द हैंगिंग वॉल। तो ये दो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुए होंगे कि हैंगिंग वॉल क्या होता है और फुटबॉल क्या होता है, ठीक है। हैंगिंग वॉल क्या होता है और फुटबॉल क्या होता है। तो हैंगिंग वॉल हम लोगों ने लिख लिया था, फुटबॉल की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फुटबॉल क्या होता है, ब्लॉक बिलो द फॉल्ट प्लेन, दिस इज फुटबॉल। अब आते हैं हम लोग हॉस्ट पे, ठीक है। हॉस्ट क्या होता है, ठीक, हॉस्ट क्या होता है, हॉस्ट इज अ सेक्शन ऑफ क्रस्ट दैट हैज बीन that has been lifted relative to the blocks on either side, यानी कि इट इज अ सेक्शन ऑफ क्रस्ट दैट हैज बीन लिफ्टेड, जो ऊपर उठ गई है, रिलेटेड टू द ब्लॉक्स ऑफ इधर साइड। यहां पे हमें ये सब नहीं देखना कि प्लेन के अलोंग गया है कि नहीं गया है, जो चीज हमें ऊपर दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखा कि यहां पर रिवर्स फॉल्ट में ये ऊपर है तो ये हो गया हमारा
होस्ट। हमने यहां पर देखा नॉर्मल फॉल्ट पे ये ऊपर है तो ये हमारा हो गया होस्ट। आपको बस ये देखना है दूसरे के रिलेशन में कौन ऊपर है, जो ऊपर होगा इट विल बिकम होस्ट, दैट्स इट। दिस इज द थिंग, दैट्स हाउ यू विल नो कि होस्ट कौन सा है, ग्रेबन कौन सा है। ठीक है, तो बस इतना सा ही आपको याद रखना है। ओके, तो होस्ट हो गया। ग्रेबन क्या होगा, ठीक इसी का उल्टा। तो ग्रेबन में हम लोग क्या लिख देंगे, सेम थिंग, सेक्शन ऑफ क्रस्ट दैट हैज बीन लिफ्टेड। लिफ्टेड की जगह क्या हो जाएगा, दैट हैज बीन लोवर्ड, दैट हैज बीन लोवर्ड रिलेटिव टू द ब्लॉक्स ऑन ईदर साइड। तो ग्रेबन में आई कैन राइट लोवर्ड रिलेटिव टू ब्लॉक ऑन ईदर साइड, ईदर साइड। ठीक है, तो ये आ गया आपका ग्रेबन वाला पार्ट। ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर होने चाहिए, ये सारे आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए। अब आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में। अब बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, जगह जगह पर मैंने आपको यूट्यूब के ये लिंक्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या काम करना है, ये यूट्यूब के जो लिंक्स है आप जाकर के इनको देख सकते हो। अगर आपको और भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, या फिर आपको जो है इन वीडियोस के थ्रू विजुअलाइजेशन करना है, तो आप यहां पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट तो हम लोग डिस्कस कर ही लिया है कि फ्रैक्चर जोन होता है दो ब्लॉक्स के बीच में जहां से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं रॉक, उसको बोलते हैं फॉल्ट। टाइप्स पर आते हैं, तो फर्स्ट टाइप इज नॉर्मल फॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट जिसका की फिगर आपको यहां पर बना हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मल फॉल्ट कैसे जनरेट होता है, नॉर्मल फॉल्ट जनरेट होता है व्हेन द हैंगिंग वॉल, व्हेन द हैंगिंग वॉल मूव्स डाउनवर्ड, व्हेन द हैंगिंग वॉल, नॉर्मल फॉल्ट is generated when hanging wall moves downward, डाउनवर्ड रिलेटिव टू द फुटवॉल। तो याद रखना नॉर्मल फॉल्ट में क्या होगा, हैंगिंग वॉल डाउनवर्ड रिलेटिव टू फुटवॉल। ठीक, और ये हमेशा हमें कब देखने को मिलेगा, जब टेंशन होगा। टेंशन होगा, ये क्या है, दोनों अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर मींस टेंशन। ठीक, हम लोगों ने ये समझ लिया, रिवर्स फॉल्ट को समझते हैं। सॉरी, रिवर्स फॉल्ट को समझते हैं। रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा, व्हेन हैंगिंग वॉल, ठीक उल्टा, मूव्स अपवर्ड, जब वो ऊपर की तरफ चला जाता है रिलेटिव टू द फुटवॉल, तब उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, तब हम लोग उसको बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, तो रिवर्स फॉल्ट क्या होगा, रिवर्स फॉल्ट इज व्हेन हैंगिंग वॉल मूव्स अपवर्ड रिलेटिव टू द फुटवॉल। ठीक है, हैंगिंग वॉल मूव्स अपवर्ड रिलेटिव टू द फुटवॉल। और ये कब होगा, ये हमेशा होगा कंप्रेशन में। तो याद रखना ये हमेशा होगा कंप्रेशन में, जब भी कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट पे, जो तीसरे तरीके का फॉल्ट है, दैट इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में होगा कि यहां पर जो फॉल्ट बन रहा है उस फॉल्ट के अलोंग दोनों ब्लॉक्स, दोनों रॉक्स जो होंगे दे विल डू साइड बाय साइड मोशन। मतलब ये हो गया हमारा फॉल्ट जो आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा हो गया फॉल्ट प्लेन। इस फॉल्ट प्लेन के अलोंग क्या होगा, दे दे आर डूइंग साइड बाय साइड मोशन। मतलब रॉक्स जो हैं दे आर जस्ट मूविंग पास्ट ईच अदर, इस तरीके से दोनों एक दूसरे के आसपास से होकर के गुजर जा रहे हैं। जबकि रिवर्स फॉल्ट में क्या हो रहा था, लाइक दिस, रिवर्स फॉल्ट में क्या हो रहा है, दो रॉक्स है एक दूसरे के ऊपर चले गए इस तरीके से। ठीक है, और नॉर्मल में क्या हो गया था, नॉर्मल में इस तरीके से वो नीचे आ गए थे, यूं यूं नीचे की तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया हैंगिंग वॉल। तो ये क्या था, नॉर्मल था। स्ट्राइक स्लिप में क्या हो रहा है, दे आर जस्ट मूविंग पास्ट ईच अदर, साइड बाय साइड मोशन हो रहा है, पैरेलल मोशन हो रहा है। तो फॉल्ट के पैरेलली वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसको याद रखना, क्योंकि जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है वो सिमिलर इसी तरीके से काम करती है जैसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट काम करता है। नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज की स्टोन। दैट इज की स्टोन। आई हैव जस्ट रिकॉर्डेड
हाफ एन आवर ऑफ लेक्चर विदाउट शेयरिंग माई स्क्रीन, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। लेट्स कम बैक, की स्टोन पर आते हैं वापस से। तो की स्टोन क्या होता है? की स्टोन इज व्हेन द टू फॉल्ट लाइंस फॉर्म द मिडिल पोर्शन ऑफ द लैंड इज कॉल्ड की स्टोन। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, यू नेवर नो। मैं रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने स्क्रीन ही नहीं शेयर की थी, तो मेरा वॉइस बस रिकॉर्ड हो गया है, बट लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा था, एनोटेशंस वगैरह वो सारी गायब हो गई। सो आई हैव टू जस्ट री रिकॉर्ड दिस पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट। कीस्टोन क्या होता है? कीस्टोन इज व्हेन द टू फॉल्ट लाइन फॉर्म द मिडिल पोर्शन ऑफ द लैंड इज कॉल्ड कीस्टोन। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एक फॉल्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी ये फॉल्ट क्रिएट हुआ, या फिर ये फॉल्ट क्रिएट हुआ, एक ये भी फॉल्ट हमारा जो है वो क्रिएट हुआ। इनके बीच का जो पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिडिल पोर्शन को, मिडिल लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? कीस्टोन। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज क्रिएटेड हियर, यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है, इनके बीच का सेंट्रल ब्लॉक होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीस्टोन बोलेंगे। ठीक है, हॉस्ट ग्रैबन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हॉस्ट क्या होता है, ग्रैबन क्या होता है। ठीक, अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, रिफ्ट वैली क्या होता है। तो ब्लॉक माउंटेन कुछ नहीं होता है, जो हॉस्ट है उसी को ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। तो अगर फॉल्टिंग की वजह से जो पोर्शन ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जिसका एलिवेशन बढ़ जाएगा, ऑल्टीट्यूड बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली कुछ नहीं, वही ग्रैबन होता है। रिफ्ट वैली इज नथिंग बट ग्रैबन। जब फॉल्टिंग होगी, फॉल्टिंग की वजह से जो भी पोर्शन नीचे की तरफ चला जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली, यानी कि ग्रैबन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के थ्रू। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस वाले कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि राइन जो है वो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, या जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट एंड वॉस्गेस ऑफ फ्रांस आर एग्जाम्पल ऑफ। तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फॉल्टिंग हुई होगी। ठीक है, फॉल्टिंग की वजह से ये क्या बना है? दिस इज वॉस्गेस, वॉस्गेस इज पार्ट ऑफ हॉस्ट, ये पार्ट ऊपर चला गया। यहां पर क्या हुआ? राइन यानी कि ग्रैबन, ये पार्ट नीचे चला गया, सो दिस इज ग्रैबन। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट वाला पार्ट जो है ये भी कहां है? अप्रेस्ड है, सो दिस इज ऑल्सो हॉर्स्ट। सो ब्लैक फॉरेस्ट वाला जो पोर्शन है दिस इज हॉस्ट। ठीक है, HORST, हॉस्ट। नाउ ये हमारा जो राइन वाला पोर्शन है जो नीचे चला गया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्ट वैली बोलेंगे, क्योंकि इसी रिफ्ट वैली में राइन रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, राइन रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। तो दिस इज रिफ्ट वैली। सिमिलरली इसका एक एग्जांपल आप इंडिया में भी देख सकते हो। इंडिया में क्या है? विंध्या, नर्मदा, देन उसके बाद आप देखोगे सतपुड़ा रेंजेस। ठीक है, सो दिस इज विंध्या, दिस इज सतपुड़ा रेंजेस। इसके बीच में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? द रिवर नेम इज नर्मदा, नर्मदा। सो नर्मदा इज फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली। ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच में क्या हुआ होगा? इनके बीच में फॉल्टिंग हुई होगी, उसी फॉल्टिंग की वजह से तो बीच वाला पार्ट है गॉट सबसाइडेड एंड फॉर्म द रिफ्ट वैली, एंड फ्रॉम दिस रिफ्ट वैली नर्मदा इज फ्लोइंग। ठीक है, सो आई कैन से विद दिस कि विंध्या एंड सतपुड़ा आर एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। क्लियर? सो दे आर एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे पहले, तो इसको स्किप कर रहा हूं। आगे आते हैं हम लोग फोल्ड पे। ठीक है, फोल्ड पढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं। हमारा जो टेंशन था, टेंशन फोर्सेस था, और जो दूसरा हमारे पास था कंप्रेशन। टेंशन का मतलब क्या हो गया? फोर्सेस एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया? फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेंटर। इस तरीके से काम करेगा। टेंशन कंप्रेशन क्लियर हो गया होगा। अब ये जो टेंशन कंप्रेशन क्लियर हो गया है, इसमें हमने देखा ये दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही बना सकते हैं फॉल्ट को। ठीक, लेकिन जो फोल्ड होगा ये सिर्फ और सिर्फ कब बनेगा? जब कंप्रेशन होगा। फोल्ड टेंशन के साथ में नहीं बनेगा कभी भी, याद रखना है इसको। ठीक है, अब देखते हैं। मान लो कि एक रॉक है, दिस इज अ रॉक। अब इस पे कंप्रेशन लगा। ठीक, तो फोल्ड भी बन सकता है, फॉल्ट भी बन सकता है, बट लेकिन फोल्ड कब बनेगा एंड फॉल्ट कब बनेगा? फोल्ड तब बनेगा जब दिस रॉक इज नॉट ब्रिटल इन नेचर, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल।
soft material and it is made up of sedimentary rocks. Sedimentary rock. तो क्या हो जाएगा? दिस कैन बी इजिली फोल्डेड. ये ब्रिटल नहीं है, आसानी से फोल्ड हो सकती है. लेकिन अगर यही रॉक जो है वो हमारी ब्रिटल इन नेचर है तो वो क्या हो जाएगा? इट विल ब्रेक. एक फॉल्ट के अलोंग जो है वो टूट जाएगी और टूटने के बाद क्या बना देगा? फॉल्ट लाइन के अलोंग टूट जाएगी. टूटने के बाद आपका ब्लॉक माउंटेन बना देगा. लेकिन ये फोल्ड कब होगी? व्हेन दिस रॉक इज नॉट ब्रिटल इन नेचर. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप यहां देखो, आपको यहां पर बहुत सारे फोल्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. ये जो है रॉक्स जो है ये फोल्डेड हुई हैं. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ होगा? इस रॉक में दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्सेस लगे होंगे, बट कंप्रेशन की वजह से क्या हो गया? नाउ दिस गॉट फोल्डेड, कॉम्पैक्टेड. ये टूट करके एक दूसरे के ऊपर क्यों नहीं चढ़ गए? क्योंकि दिस रॉक वॉज नॉट ब्रिटल इन नेचर. अगर ये ब्रिटल होती तो टूट करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते या फिर जो है एक दूसरे से नीचे चले जाते, अलग हो जाते, फॉल्ट बना लेते. ठीक है. बट क्योंकि ये ब्रिटल इन नेचर नहीं है, सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक से बने होंगे, दैट्स व्हाई दे फॉर्म फोल्ड्स. इसको याद रखना. ठीक. अब हम लोग फोल्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं. टाइप्स ऑफ फोल्ड हम लोग देख लेते हैं. वैसे अभी तक यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं है. आई डोंट थिंक ये पूछेंगे भी, बट हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग वी शुड नो कि ये होता क्या है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिस वन. द फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल फोल्ड. ठीक है. सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है? ठीक. तो सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है? व्हेन सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल fold when the inclination of both the arms of fold are equal. यानी कि मतलब क्या हुआ? अब यहां पे देख पा रहे होगे, ये जो आर्म है, इसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है, दोनों का ही एंगल सेम रहेगा. ठीक है. दिस इज सिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल में आप क्या देख रहे होगे? इसका एंगल अलग है, इसका एंगल जो है वो अलग है. सो दिस इज एसिमेट्रिकल. ठीक है. तो सिमेट्रिकल समझ में आ गया. व्हेन द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द आर्म्स ऑफ फोल्ड आर इक्वल. दोनों का जब इनइक्वल हो जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल फोल्ड बोलेंगे. ठीक. अगर एसिमेट्रिकल भी इसी समझ में आ गया होगा. एसिमेट्रिकल के बाद हम लोग देख लेते हैं कि ओवरफोल्ड क्या होता है. ओवरफोल्ड क्या होता है? रिकम्बेंट फोल्ड क्या होता है? तो ओवरफोल्ड में क्या होगा? ओवरफोल्ड इज व्हेन ड्यू टू एक्सेसिव फोर्स. ड्यू टू एक्सेसिव फोर्स. कैसा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली यहां पर क्या लगेगा? कंप्रेसिव. ड्यू टू एक्सेसिव कंप्रेशन, वन आर्म या वन लिम्ब, ठीक है, या वन साइड ऑफ द फोल्ड overturns over another, then it is called overfold या overturned fold. ठीक. यहां पे देख रहे हो, वन आर्म overturns over another. ये दूसरा है और ये इसके ऊपर आ जा रहा है, ओवरटर्न कर जा रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओवरटर्न्ड फोल्ड या ओवरफोल्ड. देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग. ठीक. रिकम्बेंट फोल्ड. रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होता है? नेक्स्ट वन इज रिकम्बेंट फोल्ड. ठीक. यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे, ये इसके ऊपर आ गया, सिमिलर यहां पे भी बना हुआ है. रिकम्बेंट को देख लेते हैं. रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होता है? व्हेन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, व्हेन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट is very rapid. एक्सेसिव बहुत तेज है. एक्सेसिव का मतलब बहुत ज्यादा है. ठीक है. एक्सेसिव कंप्रेशन. दिस लीड्स टू इंटेंस फोल्डिंग. एंड बोथ द लिम्स आर फोल्डेड नियरली पैरेलल टू ईच अदर. तो दोनों के दोनों क्या हो गए? दे आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर. आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज यहाँ पे ये दूसरा लिम्ब है, ये एक लिम्ब है. तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इतना ज्यादा फोल्ड हो चुके हैं दैट दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर. इसको हम लोग बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड. ठीक. तो आपको ये टाइप्स ऑफ फोल्ड भी क्लियर हो गए होंगे. सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ओवरफोल्ड क्या होता है, रिकम्बेंट फोल्ड क्या होता है. आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, राइट. नाउ अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे.
ठीक, इसमें एक और टर्म बाकी है, दैट इज स्नैपी। व्हाट इज स्नैपी? स्नैप, ये क्या होता है? स्नैपी का मतलब होता है ये जो ओवर राइडिंग पोर्शन है, ओवर राइडिंग पोर्शन इन द रिकम्बेंट फोल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं नैपी। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, देन वी विल स्टार्ट विद द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आज इसको खत्म करते हैं, फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे convectional current theory, the seafloor spreading theory, and the plate tectonics theory, done and dusted. Okay, so let's start with the continental drift theory. ये हम लोगों को करना है। So the continental drift theory is the first important theory out of the 4 theories that we are going to study in the geomorphology. The continental drift theory was given by none other than Alfred Wegener. Alfred Wegener in 1912 in his book The Origin of Continent and Oceans. बुक वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद रखो कि अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था, 1912 में दिया था। नाउ इन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देयर वाज अ, पहले हम लोग जो है इस थ्योरी के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला, थ्योरी क्या थी एग्जैक्टली। फिर उसके बाद हम लोग फोर्सेस वगैरह के बारे में देखेंगे कि फोर्सेस क्या थे और इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी। बस लिमिटेशंस के बाद खत्म, ये थ्योरी। तो सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरी क्या थी। अकॉर्डिंग टू हिम, मींस अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, देयर वाज अ वन बिगर लैंड मास, वन बिगर बिग लैंड मास। और ये जो बिग लैंड मास था, इसमें सारे के सारे कॉन्टिनेंटेड जो कॉन्टिनेंट्स जो आज हम लोग देख रहे हैं, देवर को ज्वाइंटेड, मतलब एक जगह पे थे। तो एक बड़ा सा लैंड मास था जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे एक जगह थे। ठीक है, देवर को ज्वाइंटेड, एक लैंड मास का पार्ट थे। सो इट वॉज अ बिग लैंड मास, सुपर लैंड मास। देर वॉज बिग, और यू कैन से सुपर ओशन इसके चारों तरफ। ठीक, दिस इज सुपर ओशन। तो अल्फ्रेड वैगनर ने क्या नाम दिया? ये जो बिग लैंड मास था दैट वाज को ज्वाइंटेड, इसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया। और जो सुपर ओशन था इसको उन्होंने नाम दिया पेंथलाजा, पेंथलाजा। ठीक, इसको देख लेते हैं हम लोग, यहां से भी क्लियर हो जाएगा। सो अराउंड 225 मिलियन ईयर्स अगो वी हैड पेंजिया। पेंजिया में क्या है? सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स है दे आर को ज्वाइंटेड। ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, एज पर अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर ने कहा उसके बाद क्या हुआ कि लॉरेशिया, सॉरी, पेंजिया ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स। किन किन पार्ट्स पे टूट गया? लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया जो था ये नदन पार्ट था, गोंडवाना लैंड हमारा सदर्न पार्ट था। इनके बीच में जो सी फॉर्म हुआ, दैट सी इज नोन एज टेथियस सी। इनके बीच में जो सी फॉर्म हुआ उसको क्या नाम दिया गया? टेथियस सी नाम दिया गया। नाउ लॉरेशिया हैड, लॉरेशिया में क्या क्या था? लॉरेशिया हैड नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया, यूरेशिया। द गोंडवाना लैंड, द गोंडवाना लैंड हैड, दिस वन इज साउथ अमेरिका, वैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा। दिस इज अफ्रीका, अफ्रीका था। ठीक है, दिस इज, दिस वन, ये जो रेड वाला है, दिस इज मेडागास्कर, मेडागास्कर। दिस वन इज इंडिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज अंटार्कटिका। तो ये सब किसके पार्ट थे? दीज ऑल वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑल दीज वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया में क्या था? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया अभी भी को ज्वाइंटेड है इन द फॉर्म ऑफ लोरेशिया। बाकी की ये जो 6 हैं नीचे वाले, दे आर को ज्वाइंटेड इन द फॉर्म ऑफ गोंडवाना लैंड। देन अगेन अल्फ्रेड वैगनर ने कहा कि अराउंड 100 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि हमारा जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड है ये भी टूटना शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड ब्रोक इनटू साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। And obviously, northern part, the Laurasia broke into North America and the Eurasia. Now, what happened? These continents, they moved from their earlier location.
और मूव होते 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 आज की जो प्रेजेंट लोकेशन है वहां वो पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले ये जो कॉन्टिनेंट मूव करने का प्रपोजिशन है, ये किसने दिया था? अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। सबसे पहले उन्होंने बोला कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो मूव करते हैं, कॉन्टिनेंट्स आर डायनेमिक, दे आर नॉट स्टैटिक। अच्छा, एक चीज ध्यान देना इसमें, यहां क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि अल्फ्रेड वैगनर जो है वो कॉन्टिनेंट के मूव करने की बात कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट। ओशंस की उन्होंने कोई बात नहीं की कि ओशंस मूव कर रहे हैं या ओशनिक क्रस्ट, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अगर आप कभी भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यूज कर रहे हो, यू विल नॉट यूज द वर्ड प्लेट, ओशनिक क्रस्ट, ये सब यूज ही नहीं होगा। बिकॉज अल्फ्रेड वेंगलर हिमसेल्फ हैज नॉट नोन अबाउट द प्लेट, ओशनिक क्रस्ट, इन सब के बारे में पता नहीं था। उनको क्या लगता था? कॉन्टिनेंट है ऊपर, नीचे ओशनिक है, जैसे ये ओशन है, ये कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट ओशन के ऊपर मूव करते हैं इस तरीके से। उनको ये नहीं पता था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट जो है वो लिथोस्फीयर का पार्ट है, वो एक स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है। सो ये सारी चीजें उनको नहीं पता थी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कॉन्टिनेंट्स मूव ओवर द ओशन फ्लोर, यानी कि सियाल, कॉन्टिनेंट मूव्स ओवर सीमा, ओशन, ठीक है, सियाल मूव्स ओवर सीमा, ये उन्होंने बताया। नाउ डू वी नो दैट दिस इज रॉन्ग, लेकिन हाँ, हम लिखेंगे जरूर ऐसे ही कि अल्फ्रेड वैगनर ने ये चीजें बताई थी। ठीक है, तो अल्फ्रेड वैगनर ने क्या क्या बोला? अल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि देयर वाज पेंजिया, देयर वाज पेंथलाजा, पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट, पेंथलाजा सुपर ओशन। फिर उसके बाद क्या हो गया? पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, बीच में क्या आ गया? टेथियस सी। फिर उन्होंने बोला गोंडवाना लैंड ब्रोक इनटू साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड द लॉरेशिया ब्रोक इनटू नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। Now the continents were moving over the oceanic floor. सियाल मूविंग ओवर सीमा, मूव कर रहा है, कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है ओशंस के ऊपर, और मूव करते करते आज जो उनकी प्रेजेंट लोकेशन है वहां पर वो पहुंच गए हैं। सो दिस थ्योरी इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट को समझाती है। अच्छा, इससे पहले जो है, जब ये थ्योरी आई थी, इससे पहले ये माना जाता था कि कॉन्टिनेंट्स आर स्टैटिक, ओशंस आर स्टैटिक, जो जैसे जहां है वो वैसे ही भगवान ने बना दिए हैं। थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन था कि भगवान ने बनाए हुए हैं, जो जहां पर जैसे हैं वो वैसे ही हैं, सदियों से वैसे थे, आगे भी वैसे ही रहेंगे। तो यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो प्रेजेंट लोकेशन है वो वही हमेशा से रहा है। ये उस टाइम पे साइंटिस्ट का, जोग्राफर्स का सोचना था। ठीक है, उस टाइम पर ये चीजें थी। बट दिस वॉज चेंज्ड, चैलेंज्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर थ्रू हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। तो हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो कवर कर ली है, यही सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अल्फ्रेड वैगनर ने बोला, अल्फ्रेड वैगनर ने कहा कि जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ टू फोर्सेस, सॉरी, इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज इन टू डायरेक्शन, टू डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन क्या है? फर्स्ट वन इज वेस्टवर्ड, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, एंड सेकंड वन इज इक्वेटर वर्ड, इक्वेटर वर्ड। ठीक, इक्वेटर वर्ड। इसी के लिए उन्होंने क्या दिए? दो अलग अलग फोर्सेस भी बताए। तो हम लोग फोर्सेस भी देख लेते हैं। तो टू फोर्सेस थे, फोर्सेस भी एक बार कवर कर लेते हैं। तो इक्वेटर वर्ड के लिए अलग फोर्स उन्होंने बताया, और साथ में उन्होंने वेस्टवर्ड के लिए अलग फोर्स बताया। अल्फ्रेड वैगनर ने दो फोर्सेस बताए, ठीक है, और वो दो फोर्सेस क्या थे? मतलब वेस्टवर्ड डायरेक्शन के लिए उन्होंने अलग फोर्स बताया, इक्वेटर वर्ड डायरेक्शन के लिए उन्होंने अलग फोर्स बताया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इक्वेटर वर्ड डायरेक्शन के लिए, इक्वेटर वर्ड डायरेक्शन के लिए अल्फ्रेड वैगनर ने कौन से फोर्स बताए। तो अल्फ्रेड वैगनर ने बताया कि इक्वेटर वर्ड जो मोशन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ थ्री टाइप ऑफ फोर्सेस, थ्री टाइप ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से तीन फोर्सेस उन्होंने बताए? द फर्स्ट वन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे बनता है? क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन क्या होता है? पोल फ्लीइंग फोर्स, यानी कि सारी चीजें पोल को छोड़ करके इक्वेटर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो इक्वेटर की तरफ लगता है। तो जब सारी चीजें इक्वेटर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, तो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट विल ऑल्सो ट्राई टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फोर्स। फिर उसके बाद थर्ड फोर्स पे आते हैं।
थर्ड फोर्स इज बुयंसी। बुयंसी, बुयंसी का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है इट इज बुयंट ओवर, यानी कि किसके ऊपर तैर रहा है, वो तैर रहा है ओशंस के ऊपर। ठीक है, सियाल इज बुयंट ओवर सीमा, और वो तैरते तैरते क्या है, वो इक्वेटर की तरफ जा रहा है, कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। तो ये तीन फोर्सेस उन्होंने बताए हैं। ठीक, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ये तो इक्वेटर वर्ड की बात हो गई, वेस्टवर्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। वेस्टवर्ड मोशन, तो वेस्टवर्ड मोशन के लिए उन्होंने बोला कि जो फोर्स जिम्मेदार है दैट इज टाइडल करंट्स। ठीक, टाइडल करंट्स, इनका ये कहना था एज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द टाइडल फोर्सेस एक्ट ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि टाइडल फोर्सेस कहां काम कर रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और वो टाइडल फोर्सेस कहां कॉन्टिनेंट को लेकर के जाएंगी, धीमे धीमे वेस्ट की तरफ लेकर के जाएंगी। तो वेस्टवर्ड मोशन बिकॉज ऑफ द टाइडल करंट। अर्थ कैसे मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है अर्थ। टाइड्स कहां लगती हैं, टाइड्स जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगती हैं, और इन्होंने कहा कि हाँ यही टाइडल करंट्स जो है वो कॉन्टिनेंट्स को मूव करवा रही हैं टुवर्ड्स द वेस्ट। तो ये वेस्टवर्ड हो गया, इक्वेटर वर्ड, तीन फोर्सेस हम लोगों ने पढ़ लिए। सो वी हैव डन फोर्सेस। नाउ कमिंग टू द एविडेंसेस ऑफ ड्रिफ्ट। तो हम लोगों को ये पांच एविडेंसेस कवर करने हैं। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एविडेंस पे। फर्स्ट एविडेंस इज जिक्स ऑफ फिट, यानी कि मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल लाइंस, शोर लाइन। अल्फ्रेड वैगनर ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो हमारा कॉन्टिनेंट का शेप है वो देखने पे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ काफी पजल पीसेस की तरह दिखाई देता है और एक दूसरे से फिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, ये आपस में एक दूसरे के साथ में फिट होते हुए दिख रहे हैं। सिमिलरली जब हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के अलावा, सॉरी साउथ अमेरिका अफ्रीका के अलावा, हम लोग देखेंगे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट और यहाँ पर अफ्रीका को, तो ये भी आपस में फिट होते हुए दिख रहा है। ग्रीनलैंड और ये पूरा पार्ट जो है ये भी फिट होते हुए लगभग दिखाई दे रहा है। तो इन सब से अल्फ्रेड वैगनर ने क्या समझा, अल्फ्रेड वैगनर ने समझा कि दे मस्ट हैव बीन को ज्वाइंटेड, वो कभी जुड़े रहे होंगे, इसी वजह से तो इतना परफेक्ट फिट हो पा रहा है। और जुड़ने के बाद जब अलग हुए होंगे तो एक ही लैंड मास से दोनों के दोनों अलग हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे के साथ फिट हो जा रहे हैं। तो ही सेड कि हाँ शोरलाइन फिट हो रहा है। बाद में जो स्टडीज हुई उन्होंने एक चीज और नोटिस की, उन्होंने देखा कि अगर आप जो है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट फिट कहां पर मिल रहा है, 2000 मीटर, यानी कि हम जो हमारी शोर लाइन है जो कोस्ट है उससे 2000 मीटर डेप्थ में जाकर के देखते हैं जहां पर इरोजन नहीं हुआ है, तो वहां जाकर के जब हम उसका आउटलाइन देखेंगे कोस्ट का, तो वो जो है वो बेस्ट मैच है और एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट हो जा रहा है। ठीक, तो बाद में ये सारी भी चीजें हुई तो इन्होंने बोला जिक्सॉ पजल फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज परफेक्ट बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एविडेंस। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड एविडेंस की तरफ। सेकंड एविडेंस क्या है, रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशंस। हमें ओशंस के अक्रॉस जो है वो सेम एज की रॉक्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखिए, द रॉक सीक्वेंस वर नियरली द सेम एट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक, यानी कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका, अटलांटिक में ही है ना बीच में अटलांटिक, साउथ अमेरिका अफ्रीका। अब इन दोनों के आप एक दूसरे को रॉक्स को वहां पर देखोगे साउथ अमेरिका अफ्रीका में, तो आप देखोगे नीचे ग्रेनाइट ग्रेनाइट, स्लेट स्लेट, सैंडस्टोन सैंडस्टोन, ऊपर वाले चेंज हो गए बिकॉज ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, बट द बेस रॉक्स आर सेम। सो द, और इनकी एज भी सेम है, तो रॉक का टाइप भी सेम है, रॉक का एज भी सेम है। ठीक, यहां पर जैसे कि लिखा है ना, वन बेसिक रूल ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस इज दैट द न्यूएस्ट रॉक ऑन द टॉप एंड द रॉक्स गेट ओल्डर लेयर बाय लेयर टुवर्ड्स द बॉटम। द टॉप लेयर इज नॉट आइडेंटिकल बिकॉज अ लॉट हैज हैपेंड इन द 80 मिलियन ईयर्स सिंस दे हैव बीन सेपरेटेड। तो टॉप तो आइडेंटिकल नहीं है लेकिन बॉटम हमें आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है। बॉटम में आप देख सकते हो स्लेट, सैंडस्टोन स्लेट, उसके बाद ग्रेनाइट है, तो यस बॉटम इज आइडेंटिकल। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर हमें अपलाशियन में कोल वगैरह देखने को मिल रहा है, यहाँ जो रॉक्स हैं सेम एज ऑफ रॉक्स इज आल्सो प्रेजेंट इन ब्रिटिश आइल्स एंड द कैलेडोनियन माउंटेन्स। ठीक, यहाँ पर वही चीज लिखी है, रॉक्स इन द अपलाशियन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द कैलेडोनियंस of Britain and Norway were very similar and also of similar in age.
तो ये चीज सिर्फ साउथ अमेरिका अफ्रीका में नहीं, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड पर आते हैं, टिलाइट डिपॉजिट पर आते हैं। ठीक, थर्ड वन इज टिलाइट डिपॉजिट। नेक्स्ट इज टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट डिपॉजिट में क्या होता है? टिलाइट डिपॉजिट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज टिलाइट पहले। तो टिलाइट क्या होता है? टिलाइट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। टिलाइट इज अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ग्लेशिएशन। ग्लेशियर्स की वजह से ये फॉर्म होता है। तो वी कैन राइट इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। इट इज अ sedimentary rock formed due to glacier deposits। ग्लेशियर डिपॉजिट्स। ठीक, अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो टिलाइट डिपॉजिट है वो हमें एक ही एज के साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में, मेडागास्कर में और ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका में दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये वही एरियाज हैं, दीज वाइट एरियाज आर द एरियाज दैट आर कवर्ड बाय आइस एंड टुंड्रा अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। और उस टाइम के जो टेलाइट डिपॉजिट है, यानी कि जब इंडिया नीचे की तरफ था, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड था, इंडिया वाज नियर द आर्कटिक सर्किल, सॉरी अंटार्कटिक सर्किल, एट दैट टाइम व्हाट हैड हैपेंड, इंडिया में टिलाइट डिपॉजिट्स हुए होंगे, इंडिया के पास ग्लेशियर्स रहा होगा। और यही जो टिलाइट डिपॉजिट हैं, यही जो ग्लेशियर्स हैं, वो टिलाइट डिपॉजिट्स हैं, वो हमें आज बताते हैं कि इंडिया कहाँ रहा होगा। इंडिया रहा होगा पास में किसके? अंटार्कटिका के पास में रहा होगा। गोंडवाना लैंड का पार्ट था, अंटार्कटिक सर्किल के पास में था इंडिया। क्योंकि इसके बिना इंडिया में, उड़ीसा में तालचेर में आपको टिलाइट डिपॉजिट मिलता है। उड़ीसा में तो ग्लेशियर्स कहीं नहीं है, फिर वहां पे टिलाइट डिपॉजिट कैसे आ गया? वो इसी वजह से आ गया बिकॉज इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, आप यहां पर देखो, ये वाला डायग्राम फिर से देखते हैं, दिस वन। ठीक है, यहां पर आपको इक्वेटर दिखाई दे रही है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये वाला क्या है? अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, अंटार्कटिक सर्किल, दिस वन इज इंडिया। तो इंडिया क्या है? अंटार्कटिक सर्किल के पास में। अगर इंडिया अंटार्कटिक सर्किल के पास में तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लेशियर्स तब रहे होंगे अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो, और उन्हीं ग्लेशियर्स ने बनाया होगा टिलाइट डिपॉजिट। और वही टिलाइट डिपॉजिट प्रेजेंट है अभी भी उड़ीसा में, तालचेर में। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? कुछ इस तरीके से, ये जो आप रेड व्हाइट वाला देख रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकाला अल्फ्रेड वेगनर ने? द कॉन्टिनेंट्स वर वंस पार्ट ऑफ अ single larger continent that has been split apart drifting to the present position over the 300 million years। ठीक, टिलाइट डिपॉजिट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं टिलाइट डिपॉजिट के बाद में प्लेसर डिपॉजिट्स पे। प्लेसर डिपॉजिट्स पे। ठीक, प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? प्लेसर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद आपको प्लेसर डिपॉजिट भी समझ में आ जाएगा। तो पहले देखते हैं प्लेसर क्या होता है। सो प्लेसर इज अ डिपॉजिट, it is a deposit of valuable valuable minerals। minerals जैसे कि गोल्ड हो सकता है, टिन हो सकता है, जेमस्टोन हो सकते हैं, ये सारे क्या है? प्लेसर डिपॉजिट्स हैं। valuable minerals that have been concentrated by natural processes, that has been concentrated by natural processes। ठीक, कैसे, कौन कौन से नेचुरल प्रोसेसेस हो सकते हैं? इट कैन बी रनिंग वाटर, इट कैन बी रनिंग वाटर, या वेव्स हो सकते हैं। वेव्स के अलावा और क्या हो सकता है? और विंड हो सकता है, और विंड। तो ये सारे क्या है? प्लेसर डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक रॉक है। ठीक है, ये हमने देखा ये रॉक है। इस रॉक में क्या है? ये कुछ रॉक्स में वेन्स होगी, इसी वेन्स में क्या होगा? गोल्ड है। मान लेते हैं कि ये जो है गोल्ड है, गोल्ड है, यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड है। ठीक, अब क्या हुआ? यहाँ पर इरोजन हो रहा होगा, मास वेस्टिंग और जोन ऑफ, जैसे ये लिखा है ना, मास वेस्टिंग हो रहा है। ठीक, मास वेस्टिंग अभी हम लोग वैसे आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? धीमे 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 ये जो रॉक है वो चिप्ड अवे हो रही होगी, इरोजन हो रहा होगा। इरोजन में क्या होगा? इसके साथ में ये जो गोल्ड है ये भी इरोड होकर के कहाँ पहुंच जाएगा? इरोड होकर के इरोडेड मटेरियल में आ जाएगा। दिस इरोडेड मटेरियल कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू स्ट्रीम्स, रिवर। कैसे पहुंच सकता है? मास वेस्टिंग, लैंडस्लाइड हुई, वो सारा का सारा पहुंच गया रिवर्स में। रिवर्स भी इसको लेकर के कहीं और जाकर के डिपॉजिट कर देंगी।
और ये जो डिपॉजिट जो रिवर्स ने एक जगह से उठा करके दूसरी जगह प्लेस कर दिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट, बिकॉज इट हैज बीन प्लेस्ड बाय रिवर्स, या फिर विंड के थ्रू भी किए जा सकते हैं, वेव्स के थ्रू भी किए जा सकते हैं, ठीक। बट वो अपने जो उनकी ओरिजिनल लोकेशन थी वहां से हट करके कहीं और चले गए हैं, कहीं और प्लेस कर दिए गए हैं थ्रू द एजेंट्स ऑफ इरोजन, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्लेसर डिपॉजिट। अब हमने क्या देखा कि जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका है, तो उसमें वेस्टर्न अफ्रीका में वी सी वी हैव प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, इवन हमें डायमंड्स भी मिलते हैं। तो वो प्लेसर डिपॉजिट हमें मिल रहे हैं, गोल्ड मिल रहा है, डायमंड मिल रहा है, लेकिन वहां पर रॉक्स नहीं है। वो जो रॉक है ओरिजिनल जहां पर वो होने चाहिए थे, वो रॉक कहां पर है? वो ब्राजील में दिखाई दे रही है। तो रॉक्स आर प्रेजेंट इन ब्राजील। जैसे अगर हम लोग एक मैप ड्रॉ करें, यहां पर देखें, ठीक। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? देयर वी हैव गोल्ड एट द कोस्ट ऑफ घाना, गोल्ड कोस्ट पढ़ेंगे हम लोग मैपिंग में भी, ठीक है। और यहां पर क्या है? वी हैव रॉक्स, बियर, ठीक। बट इन रॉक्स में अब गोल्ड नहीं बचा है, इनका गोल्ड कहां पहुंच गया है? अफ्रीका में, भाई। तो कहीं पे प्लेसर डिपॉजिट है लेकिन आसपास कोई रॉक ही नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि साउथ अमेरिका वाज वंस को ज्वाइंटेड विद द अफ्रीका, वो एक साथ एक पार्ट रहे होंगे, दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल कि आज अफ्रीका में गोल्ड तो है लेकिन रॉक नहीं है। रॉक कहां है? साउथ अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं लास्ट वन, फॉसिल्स पर आ जाते हैं। फॉसिल्स में आप एक आध याद रखो, आपको बहुत सारा मतलब ये सब याद रखने की जरूरत नहीं कि आप सारे ही पॉइंट्स को याद रखो। वी कैन सी लाइक मेसोसॉरस, मेसोसॉरस का जो आपको फॉसिल मिलेगा वो आपको यहाँ पर साउथ अमेरिका में भी मिलता है, यहाँ केप ऑफ गुड होप में आपको जो है अफ्रीका में भी मिलता है। एंड मेसोसॉरस इज अ फ्रेश वाटर रेप्टाइल, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है कि वो पूरा मेसोसॉरस अटलांटिक को स्विम करके पहुंचेगा साउथ अमेरिका पे और वहां पे भी उसके फॉसिल मिलेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अराउंड 300 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं मेसोसॉरस के, तो वो इसी वजह से मिल रहे हैं दोनों में, क्योंकि देवर को ज्वाइंटेड और मेसोसॉरस उस टाइम पर यहां पर रहा करता होगा। सिमिलरली यहां पर और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे आप इसको देख सकते हो, ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस जो है वो हमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया सब में मिलता है, मतलब पूरे गोंडवाना लैंड में मिलता है, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि हर जगह मिल रहा है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो को ज्वाइंटेड रहे होंगे। तो अब कोई भी एक दो एग्जांपल्स इसमें से याद कर लो, उसके बेसिस पे आप दिखा सकते हो फॉसिल को, सभी याद करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं लास्ट इसमें, लिमिटेशंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एक एक करके हम इसकी सारी लिमिटेशंस को देख लेते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज रिमार्केबल, क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले ये प्रपोज किया था कि कॉन्टिनेंट मूव कर सकते हैं। उससे पहले सबको ये लगता था कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो स्टैटिक हैं, अपनी जगह पर जहां पर हैं वहीं बस रहेंगे, कभी मूव नहीं हुए हैं, दे आर स्टैटिक। बट अल्फ्रेड वैगनर was the first person who proposed that continents are mobile, they are dynamic, they are not static। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं, लिमिटेशंस क्या है? अल्फ्रेड वैगनर ने बताया 200 मिलियन ईयर अगो जो है ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, मिलियन ईयर्स अगो। जब पेंजिया दो पार्ट्स में ब्रोक हो गया, पेंजिया ब्रोक इनटू किसमें हो गया था? लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, इसमें दोनों में ब्रेक हो गया था, गोंडवाना लैंड, लैंड, ठीक है, इन दोनों में ब्रेक हो गया था। बट अल्फ्रेड वैगनर ने ये नहीं बताया, जस्ट अ मिनट, हाँ, अल्फ्रेड वैगनर ने ये नहीं बताया कि व्हाट हैपेंड बिफोर 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये हमें नहीं पता है। तो यू कैन राइट डाउन कि what had happened before 200 million years ago, Alfred Wegener does not talk about it. He talks about the story of continental drift after 200 million years ago। तो इसका वो आंसर नहीं दे पाए, ये एक लिमिटेशन हो गई। अब हम लोग आते हैं सेकंड लिमिटेशन की तरफ। सेकंड लिमिटेशन क्या है? चैम्बरलिन एंड मोल्टन, दो जोग्राफर्स थे, इन्होंने क्या किया? दे हैव स्टडीड द टाइडल फोर्स। इन्होंने बोला कि आप जो बता रहे हो अल्फ्रेड वैगनर की टाइडल फोर्स की वजह से वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है, हमने जो है कैलकुलेट किया है टाइडल
forces are so weak that they cannot move the continent. तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया through their scientific calculation, mathematical calculation, that tidal forces are weak. Tidal forces are weak and they cannot move. They cannot move continent. बेसिकली जो चैम्बरलेन एंड मोल्टन थे, ये सपोर्ट करते थे इस थ्योरी को कि कॉन्टिनेंट जो है वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं करते हैं। ये इसी थ्योरी को सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने फिर उसके बाद जो पूछा कि आप बोल रहे हैं तो इसका फोर्स क्या होगा, कैसे मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया टाइडल फोर्स है वेस्टवर्ड के लिए। तो इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद दे सेड टाइडल फोर्स आर टू वीक, दे कैन नॉट मूव द कॉन्टिनेंट्स। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं चैम्बरलेन एंड मोल्टन, हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब हम लोग देखते हैं द मोशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, तो जो मोशन ऑफ कॉन्टिनेंट है इट इज नॉट टुवर्ड्स इक्वेटर या वेस्टवर्ड। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट भी हैं विच हैव मूव्ड ईस्टवर्ड, या फिर जो है वो पोलवर्ड मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा यूरेशिया है, इट हैड मूव्ड पोलवर्ड। ठीक है, तो ये चीज ये नहीं बता पाए। इन्होंने क्या बोला कि दे मूव्ड, यानी कि कॉन्टिनेंट मूव्ड इक्वेटरवर्ड एंड westward, but this is not true. This is not true. इक्वेटरवर्ड एंड वेस्टवर्ड वो मूव करेंगे, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन की तरफ। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स ने बाद में आकर के बताया कि सियाल सीमा के ऊपर मूव नहीं कर रही है, कॉन्टिनेंट्स जो है वो ओशन के ऊपर मूव नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अल्फ्रेड वैगनर ने बोला था। प्लेट्स आर मूविंग, प्लेट्स आर मूविंग, इसका मतलब लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर इज मूविंग ओवर एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर इज मूविंग ओवर एस्थेनोस्फेयर। ये करेक्ट है, ना कि सियाल मूविंग ओवर सीमा। ठीक, तो ये गलत है। तो ये प्रूव कर दिया किसने? कॉन्टिनेंट सॉरी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ही ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करती है द फोर्सेस बिहाइंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, फोर्सेस बिहाइंड कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये सब क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की लिमिटेशन है। तो हमेशा याद रखना, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, सॉरी, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये हमेशा याद रखना कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की लिमिटेशन है, और इन सबको आकर के सही कौन करेगा? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। बट इन बिटवीन टू थ्योरीज, द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो बिल्डअप करेंगे, चीजों को सही करेंगे, फोर्सेस को बताएंगे, और प्लेट्स के जो कॉन्सेप्ट को उसको डेवलप करने में मदद करेंगी ये दो थ्योरी। देन उसके बाद हमारी लास्ट एंड फोर्थ थ्योरी डेवलप होगी, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। सो आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ में आया होगा, जो भी पॉइंट्स मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज कमेंट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज शेयर दीज क्लासेस with your friends, your study group. That will be very motivating for me. Thank you very much.